अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको हम एसजीएफ स्केजुलिंग कहते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने दो मोड्स को डिस्कस किया था। हमारे पास प्रिमिटिव थी और हमारे पास नॉन प्रिमिटिव थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी है। तो जैसे आपको यहाँ पे नेम से लग रहा है कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जितनी जॉब्स आएंगी वो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट होती रहेंगी जो उसका बस टाइम होगा। जिसका बस टाइम कम होगा वो उसी हिसाब से जो फर्दर आने वाली जॉब्स होंगी वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर, इस एल्गोरिदम के अंदर, जो प्रोसेस है, स्मॉलेस्ट जो प्रोसेस है हमारे पास, जिसका बस टाइम सबसे कम है, वो सबसे पहले चूज होगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे कम होगा जिसका बस टाइम, वो फिर नेक्स्ट होगी। इसी तरह से हमारे पास जितनी नंबर ऑफ जॉब्स मौजूद होंगी वो सारी की सारी जॉब जो है, जो शॉर्टेस्ट जॉब होंगी, स्मॉलेस्ट जॉब्स होंगी, वो पहले एग्जीक्यूट होती रहेंगी और उसके बाद जो है वो इसी तरह से डिफरेंट जॉब्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो एसजीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग के अंदर। ऑलरेडी हम इसको लास्ट लेक्चर के अंदर लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग को डिस्कस कर चुके हैं। तो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हम दोनों मोड्स के साथ करेंगे, जो कि हमारे पास प्रिमिटिव मोड भी है और नॉन प्रिमिटिव मोड भी है। तो हम उसके अंदर फिर कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास प्रिमिटिव की एफिशिएंसी ज़्यादा है या हमारे पास जो है वो नॉन प्रिमिटिव की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो दो मोड्स हैं, हमको ऑलरेडी पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, जैसे हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है और सेकंड जो है हमारे पास प्रिमिटिव है। तो दो डिसीजन मोड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर जब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर जब एक रिसोर्स किसी एक प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है, किसी भी रनिंग प्रोसेस को, और वो प्रोसेस जो है वो एक रनिंग स्टेट के अंदर आ जाता है और इसी दौरान अगर कोई दूसरा प्रोसेस आ जाता है, तो जो रिसोर्स है वो रनिंग स्टेट से, जो रनिंग स्टेट के अंदर प्रोसेस है, उससे वो रिसोर्स नहीं लिया जा सकता अनटिल वो रिसोर्स खुद वो प्रोसेस ना रिलीज कर दे। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को नॉन प्रिमिटिव मोड के अंदर, अगर एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया गया है, वो रिसोर्स हम तब तक नहीं ले सकते जब तक वो प्रोसेस खुद उसको रिलीज ना कर दे या उस प्रोसेस का जो एक पार्टिकुलर टाइम एलोकेट उसको हुआ है वो उस एलोकेशन के अंदर उसको कंप्लीट ना कर ले। हम रिसोर्स फोर्सिबली वहां से नहीं ले सकते। जो सेकंड मोड है हमारे पास, जिसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, प्रिमिटिव का मतलब ये होता है, प्रिमिशन मीन्स दैट अ रिसोर्स कैन बी फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम रनिंग प्रोसेस एंड एलोकेटेड टू अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। तो प्रिमिशन के अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर मौजूद है, अगर इसी दौरान कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो वो रिसोर्स उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को फोर्सिबली एलोकेट किया जा सकता है किसी भी रनिंग प्रोसेस से लेके। तो इसका मतलब ये है कि रनिंग प्रोसेस जो है वो इंटरप्टेड होता है। इसका मतलब है कि एक प्रोसेस रन कर रहा है, उसको इंटरप्ट किया जाता है और उसको मूव कर दिया जाता है वेटिंग स्टेट के ऊपर, और जो रिसोर्स वहां से लिया जाता है फोर्सिबली उसको किसी और प्रोसेस को, जो एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, उसको एलोकेट कर दिया जाता है। तो ये दोनों डिसीजन मोड जो है हम अभी एग्जांपल के अंदर इसको करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की। तो सबसे पहले हम जो है इसको नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग के साथ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोसेसेस मौजूद है। मैंने यहाँ पे उनका अराइवल टाइम मेंशन किया हुआ है, बस टाइम है जिसको हम सर्विस टाइम भी कहते हैं, और मैंने अभी यहाँ पे इसका फिनिश टाइम भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा, वो गैंट चार्ट को ड्रा करना होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस के लिए हम यहाँ पे उसका गैंट चार्ट ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस P1 है, और जब भी हम गैंट चार्ट ड्रा करेंगे तो सारे प्रोसेसेस में सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका अराइवल टाइम क्या है। तो हमने देखा हमारे पास 4 प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, बट प्रोसेस 1 का जो अराइवल टाइम है वो यहाँ पे करंटली 0 है। तो इसका मतलब है प्रोसेस 2 का 1 है, प्रोसेस 3 का 2 है, प्रोसेस 4 का 3 है। तो इसका मतलब हुआ करंटली हमारे पास एक ही प्रोसेस मौजूद है जो कि हमारे पास P1 है, क्योंकि उसका अराइवल टाइम जो है यहाँ पे हमारे पास 0 है।
तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने यहाँ पे अराइवल टाइम देखा, तो क्योंकि करंटली अभी हमारे पास कोई और प्रोसेस यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो प्रोसेस P1 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चल जाएगा। और हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को। तो इसका मतलब ये है कि जब एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है नॉन प्रिमिटिव के अंदर, तो वो उस वक़्त तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक वो प्रोसेस खुद टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम उससे कोई रिसोर्स नहीं ले सकते फोर्सिबली। तो इसका मतलब है कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस P1 यहाँ पे हमारे पास मौजूद था, तो हमने प्रोसेस 1 को यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 8 था, तो प्रोसेस 1 अपना कंप्लीट बर्स्ट टाइम 8 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फिनिश हो गया। अब जब हमारे पास प्रोसेस P1 यहाँ पे एंड हो गया 8 टाइम के ऊपर, तो इसी दौरान प्रोसेस 2 भी आ चुका था 1 टाइम पे, प्रोसेस 3 भी आ चुका था 2 टाइम पे, प्रोसेस 4 भी आ चुका था 3 टाइम पे। क्योंकि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव मोड था, तो इसलिए प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुई, और ये तब स्टॉप हुई जब प्रोसेस P1 यहाँ पे एंड हो गया। अब जब प्रोसेस P1 यहाँ पे एंड हो गया है 8 टाइम के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोसेसेस मौजूद है। P2 है, P3 है और P4 है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो हम अब देखेंगे इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट जॉब कौन-सी है। अब इसके लिए हमें बर्स्ट टाइम देखना पड़ेगा। P2 का बर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है 4 है, P3 का 9 है और P4 का जो है वो 5 है। तो इन तीनों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास P2 का है, तो यहाँ पे हम P2 को ले लेंगे। अब P1 8 पे स्टॉप हुआ था, P2 का बर्स्ट टाइम टोटल 4 है, तो 8 के अंदर हम 4 प्लस करेंगे, तो P2 जो है वो 12 पे यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, तो इसके अंदर जब जब प्रोसेस एक हम स्टार्ट करेंगे, हम उससे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग रिसोर्स वापस नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, फोर्सिबली रिसोर्स किसी प्रोसेस से नहीं लिया जा सकता अनटिल अनलेस वो खुद टर्मिनेट ना हो जाए। तो जैसे प्रोसेस P2 यहाँ पे एंड होता है, तो हमारे पास फिर रिमेनिंग 2 प्रोसेस रह जाते हैं, P3 है और हमारे पास P4 है। तो अभी हमने देखा P3 और P4 में P4 जो है वो हमारे पास उसका बर्स्ट टाइम कम है। तो P2 के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे आएगा वो हमारे पास P4 है। तो इसका टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 5 था, तो हमने 12 के अंदर 5 ऐड किया तो ये 17 हो गए। अब इन दी एंड हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा हुआ है जो कि P3 है, और इसका टोटल बर्स्ट टाइम जो है वो 9 है। तो उसके बाद हमारे पास कोई और प्रोसेस इस टाइम करंटली अवेलेबल नहीं है, तो हमने 17 के अंदर जो P3 का बर्स्ट टाइम था 9 उसको ऐड किया, तो ये टोटल जो है वो 26 हो गए। अब हमने नेक्स्ट जो है फिनिश टाइम इसका कैलकुलेट करना है। फिनिश टाइम जो है हमेशा गैंट चार्ट से कैलकुलेट किया जाता है, गैंट चार्ट से लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें P1 का जो फिनिश टाइम है, आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ था, एंड तक जो है वो 8 तक गया था। तो P1 का फिनिश टाइम 8 है, इसी तरह P2 12 पे एंड हुआ था, तो उसका 12 है। P4 का जो है यहाँ पे हमारे पास 17 है, तो 17 हमने यहाँ पे लिखा है। और उसके अलावा P3 है हमारे पास, वो उसका फिनिश टाइम जो है क्योंकि वो लास्ट पे आया था, तो वो हमारे पास 26 था, तो हमने गैंट चार्ट के अंदर 26 यहाँ पे मेंशन किया है। अब हमारे पास गैंट चार्ट बन गया है, वहाँ से हमने फिनिश टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमारे पास फार्मूला है वेटिंग टाइम को फाइंड करने का, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर नॉन प्रिमिटिव के अंदर वेटिंग टाइम को कैलकुलेट का फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। फिनिश टाइम है माइनस बर्स्ट टाइम है और माइनस अराइवल टाइम है। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोसेसेस मौजूद हैं, हमने इनका सबसे पहले वेटिंग टाइम सेपरेट निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम P1 का 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है हमारे पास फार्मूला है फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम 12 माइनस 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास जो है वो 7 होते हैं। तो इसी तरह से आपने चारों प्रोसेसेस का जो वेटिंग टाइम है वो अलग-अलग कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि हमारे पास 4 है। हमने हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम यहाँ पे लिखा
और टोटल जो कि हमारे पास बनता है 31 डिवाइडेड बाय 4। तो 31 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है 7.75। तो ये हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आया है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की जो नॉन प्रिमिटिव हमारे पास मॉड है उसका। अब हम नेक्स्ट जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रिमिटिव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वही सेम एग्जांपल मौजूद है जो कि हमारे पास हमने नॉन प्रिमिटिव के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का है। और हम स्टार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेसर जो है जो शॉर्टेस्ट जॉब होती है वो सबसे पहले उसको लेता है। और हमने प्रिमिटिव के अंदर उसकी डिटेल के अंदर भी ये पढ़ा कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो प्रोसेसर जो है वो फोर्सिबली रनिंग प्रोसेस से रिसोर्स लेके किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को यहाँ पे एलोकेट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल वही नजर आ रही है जो अभी हमने डिस्कस की है। यहाँ पे 4 प्रोसेसेस मौजूद हैं, उनका अराइवल टाइम भी दिया गया है और उनका सर्विस टाइम जिसको हम बस टाइम कहते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। और मैंने एग्जांपल के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश टाइम भी मेंशन कर दिया है। तो अब सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली नॉन प्रिमिटिव के अंदर बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अराइवल टाइम कि हमारे पास जो 4 प्रोसेसेस मौजूद हैं उनका अराइवल टाइम क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा जो प्रोसेस P1 है उसका अराइवल टाइम जो है वो यहाँ पे हमारे पास 0 है करंटली। तो इसका मतलब है कि करंटली हमारे पास जो प्रोसेस सिस्टम मौजूद है वो सिर्फ प्रोसेस P1 ही है। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमारे पास और कोई प्रोसेस यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमने P1 को यहाँ पे, तो P1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। 0 टाइम से उसका आने का टाइम था, स्टार्ट हुआ। अभी प्रोसेस P1 1 टाइम चला था, इसी दौरान एक और प्रोसेस आ गया जो कि हमारे पास प्रोसेस 2 था। जैसे प्रोसेस 2 यहाँ पे आया है तो प्रोसेसर ने यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान स्टॉप की और देखा प्रोसेस P1 शॉर्टेस्ट है या प्रोसेस P2 जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो प्रोसेस P1 1 टाइम चल चुका था, इसका टोटल टाइम 8 था। तो 1 टाइम चल चुका था, अब 7 रह गया था। और जो नया प्रोसेस P2 आया है उसका बर्स्ट टाइम जो था वो 4 था। तो प्रोसेसर ने दोनों का कंपेयर किया तो P2 जो जॉब है वो स्मॉल थी तो प्रोसेसर ने प्रोसेस P2 को यहाँ पे ले लिया। प्रोसेस 1 से अब रिसोर्स फोर्सिबली लेके प्रोसेस 2 को एलोकेट कर दिया गया और प्रोसेस 1 को वेटिंग स्टेट के ऊपर भेज दिया गया। अब जैसे प्रोसेस P2 की एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होती है तो इसी दौरान 3 टाइम के ऊपर एक और प्रोसेस आ जाता है थर्ड 2 टाइम के ऊपर जो कि हमारे पास प्रोसेस नंबर 3 है। जैसे प्रोसेस नंबर 3 2 टाइम के ऊपर आता है प्रोसेसर फिर अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है और देखता है कि जो नया प्रोसेस आया है उसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है। तो प्रोसेस 3 का जो बर्स्ट टाइम था वो 9 था और प्रोसेस P2 जो है वो ऑलरेडी 1 टाइम चल चुका था और उसका अब रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जो है वो 3 रह गया था। तो प्रोसेसर ने P2 को ही चलने दिया क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम जो है वो कम था। इसी दौरान अभी P2 1 टाइम चला था, प्रोसेस 4 आ गया 3 टाइम के ऊपर। तो प्रोसेसर ने फिर अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप की और देखा कि प्रोसेस 4 स्मॉल है या प्रोसेस 2 स्मॉल है। अब हमारे पास जो प्रोसेस 2 था वो अब फिर अगेन ऑलरेडी 2 टाइम चल चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोसेस 2 जो है 1 टाइम पहले चला और फिर 1 टाइम बाद में चला। तो टोटल 2 टाइम चल चुका था और उसका बर्स्ट टाइम जो था वो 2 रह गया था और P4 का जो बर्स्ट टाइम था वो 5 था। तो स्मॉल प्रोसेस जो है वो हमारे पास अभी अगेन P2 है। तो प्रोसेसर ने इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। इसका मतलब है कि P2 जब हमने इसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस आते रहे उन सब का बर्स्ट टाइम जो था वो P2 से कम था, सॉरी ज्यादा था। तो जिसकी वजह से हमने P2 को ही चलने दिया क्योंकि P2 का बर्स्ट टाइम कम था और P3 और P4 का जो बर्स्ट टाइम था वो ज्यादा था। तो शॉर्टेस्ट जॉब को क्योंकि हमने लेना था तो प्रोसेसर ने P2 को ही कैरी रखा और इसका टोटल जो बर्स्ट टाइम था 4 वो पूरा यहाँ पे हुआ और फिर रिसोर्स जो है वो दोबारा अवेलेबल हो गया। तो इसका मतलब है P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली। जैसे P2 की ऊपर यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो अब प्रोसेसर के पास करंटली जो है वो 3 प्रोसेस है। P1 उसका सर्विस टाइम अब 7 बज गया था, P3 उसका 9 था और P4 जिसका 5 था। तो इनमें शॉर्टेस्ट जॉब जो थी वो P4 की थी। तो प्रोसेसर ने
P4 को ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 5 था, P2 5 पे एंड हुआ था, तो 5 के अंदर हमने P4 का बर्स्ट टाइम 5 ऐड किया तो टोटल ये 10 हो गए। अब प्रोसेसर के पास 2 प्रोसेस रह गए, P1 का बर्स्ट टाइम 7 रह गया था, P3 का 9 था, तो शॉर्टेस्ट जॉब जो थी वो P1 थी, तो प्रोसेसर ने P1 को यहाँ पे लिया और उसका टोटल जो बर्स्ट टाइम था 7, वो यहाँ पे उसने कंप्लीट किया। 10 प्लस 7 जो है वो यहाँ पे 17 पे टोटल जाके ये एंड हुआ। उसके बाद हमारे पास एक ही प्रोसेस जो है वो यहाँ पे रह गया था, जो कि हमारे पास प्रोसेस P3 था और उसका टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 9 था, तो प्रोसेसर ने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो है हमने इसका फिनिश टाइम फाइंड करना है, तो आप देखते हैं कि P1 पहले भी चला हुआ है और दरमियान में भी चला है। तो जब हम इसका फिनिश टाइम मेंशन करेंगे, तो हम वो फिनिश टाइम मेंशन करेंगे जहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली एंड हुआ है। स्टार्ट में प्रोसेस P1 जो था वो पार्शियली एंड हुआ था। उसका जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन था वो बाद में जाके कंप्लीट हुआ। तो हमने यहाँ पे फिनिश टाइम वो लेना है जहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीटली उसके ऊपर एग्जीक्यूशन एंड हुई है। अब यहाँ पे P1 जो है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 17 के ऊपर एंड हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको एज़ अ 17 के ऊपर लेंगे। इसी तरह हमारे पास P2 है, वो 5 के ऊपर एंड हुआ है। इसी तरह P3 जो है हमारे पास, वो सबसे एंड पे प्रोसेस ये चला था 26 के ऊपर, तो 26 इसका फिनिश टाइम है। इसी तरह P4 जो है, उसका जो एंडिंग टाइम है वो 10 है, 10 के ऊपर जो है वो एंड हुआ था। तो हमने रिस्पेक्टिवली 4 प्रोसेसेस का यहाँ पे फिनिश टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जब ये हमारे पास सारी डिटेल आ गई गैंट चार्ट से, हमने उसका फिनिश टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास जो है हमने इसका वेटिंग टाइम फाइंड करना है और जो है हमने इसका एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, यहाँ पे प्रिमिटिव के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिखा हुआ है। एक्चुअली ये हमारे पास प्रिमिटिव जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की यहाँ पे जो है उसकी कैलकुलेशन की गई है। आपने इसको यहाँ पे करेक्ट कर देना है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर अब हमारे पास प्रिमिटिव के अंदर फार्मूला है वेटिंग टाइम फाइंड करने का, फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम है और माइनस जो है वो हमारे पास यहाँ पे अराइवल टाइम है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज मौजूद हैं। फिनिश टाइम 17 प्रोसेस 1 की अगर हम बात करते हैं, माइनस 18 तो 9 हो गए। तो हमारे पास जो P1 का वेटिंग टाइम था वो 9 था। इसी तरह से हमारे पास P2 है, उसका फिनिश टाइम 5 था, माइनस बर्स्ट टाइम 4, माइनस 1 अराइवल टाइम, तो 5 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया। इसी तरह हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद थे, हमने सारे प्रोसेसेस का जो है यहाँ पे वेटिंग टाइम निकाला और उसके बाद अब हम यहाँ पे उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। उसका भी फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि हमारे पास P1 और P2, P3, P4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो कि हमारे पास 4 हैं। अब हमने हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम यहाँ पे लिखना है, 9 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 2 फिर डिवाइडेड बाय 4, तो ये टोटल हमारे पास होता है 26। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर, जो जिसका आंसर जो है वो 6.5 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट थी नॉन प्रिमिटिव थी, इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम था वो 7.75 था। जबकि हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो कि हमारे पास प्रिमिटिव है, उसके जो आंसर है वो 6.5 है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिमिटिव की परफॉर्मेंस है वो बेटर है एज कंपेयर टू नॉन प्रिमिटिव स्केलिंग। तो ये था हमारे पास आज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।